एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके डाउट्स भी आप क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है डाउट्स का सफाया करोगे तभी नीट क्लियर होगा। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सोल्यूशन के ऊपर है। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड उसकी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में बच्चों बैक एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बैक एक्सरसाइज करते हैं हम, ये वाली एक्सरसाइजेज ना सिर्फ आपकी सीबीएसई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जबकि आपकी नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ के जाते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चंस को, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं हम। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? राइट, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे एबीसीडी टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी नीट के एग्जाम्स में आते हैं वैसे वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का रहना नहीं चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन इज सेइंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कोई कौन सा है जो स्टेटमेंट गलत है? नॉट करेक्ट का मतलब है गलत, है ना। तो कई बच्चे जल्दबाजी में, जब एग्जाम का टाइम होता है, प्रेशर होता है, आई अंडरस्टैंड, तो वहां पर उसको नॉट करेक्ट टू करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, तो नॉट करेक्ट आपको पढ़ना है। अब पूछा गया है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है। तो यार देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी के पहले ही पन्ने पर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ना कि सेल को। तो ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमारा आंसर भी उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 इज सेइंग कि स्लाइडेन एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि स्लाइडेन और श्वान ने ही ये सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। एंड जो विर्चो थे, रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्स आती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल उनके पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज उस एक सेल में ही कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, नई जो सेल्स आती है वो जनरेट कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो आपको पता है कि रुडोल्फ विर्चो जब आए थे तो उन्होंने अपनी सेल थ्योरी के अंदर बताया था, जो स्लाइडेन और श्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी उसको मॉडिफाई करते हुए उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी देते हुए कहा था कि अगर आपको याद हो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना। तो उन्होंने बोला था कि जो नई सेल्स आती हैं वो पुरानी सेल से आती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वहीं से ही न्यू सेल्स जनरेट हो रही हैं। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई आपकी, है ना। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग मैच द फॉलोइंग। अब ट्रस्ट मी और नॉट, ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कई बच्चे होते हैं यार जिनको टाइम लग जाता है मैच द फॉलोइंग में, तो इनकी ना कुछ ट्रिक्स होती है। जैसे अभी तो आपको ऑप्शंस गिवन नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। लेकिन अगर आपको नीट के एग्जाम में आते हैं तो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, है ना। तो उसमें आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करो ना, जो भी इन, मैं तो मतलब ऐसे करती हूँ टाइम सेव करने के लिए, मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इनको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे मत करो कि जो आपको चीज नहीं आ रही आप उसको भी सोच रहे हो। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको आ रहा है पहले आप उसको मैच कर लो। लेट्स सपोज कि मुझे आता है कि थाइलेकोइड क्या होता है, मैं क्रिस्टी से शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ थाइलेकोइड से, क्योंकि मुझे पता है थाइलेकोइड क्या होते हैं। थाइलेकोइड जो होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं। तो अगर सी के अंदर कहीं पर भी 1 दिखेगा मैं वही ऑप्शन जाके टिक कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें तो सिर्फ मैच करना है, राइट। तो जो थाइलेकॉइड होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टीज की बात करें तो बच्चों क्रिस्टीज जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती हैं। सिस्टर्नी जो होती हैं वो डिस्क शेप सैक होती हैं जो गोल्जी एपरेटस में प्रेजेंट होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए का आंसर चला जाएगा बच्चों इसमें क्या, सेकंड। बी को हमने किससे मैच किया है, थर्ड से। सी को मैच हमने किया है फर्स्ट से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और आंसर निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो,
करेक्ट आपको पूछा हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको चूज करना है इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो यार, एनसीईआरटी जो बच्चा सही से नहीं पढ़ता ना, उनके वाले क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी सही होते हैं जब आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हो। तो एनसीईआरटी में आपके सारे स्टेटमेंट्स गिवन है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है, कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है ना, हमको पता नहीं होता, इसलिए हल्के में किसी को भी नहीं लेना है, हल्के में एक भी चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को नहीं लेना है। जैसे ही आप चैप्टर खत्म करते हैं, एनसीईआरटी से एक चैप्टर फिनिश करने का मतलब होता है कि आप उसकी थ्योरी तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में उसके बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, उसके अंदर कहीं पर भी इंटेक्स क्वेश्चन, अगर एक आधा भी इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ, कभी कभार थोड़ा सा हमारे HOTS टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन जो बीच बीच में डाले हुए होते हैं, बताओ ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, है ना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी टाइम पास कर रही है, मतलब मैं तो ऐसे सोचती थी कि एनसीईआरटी टाइम पास कर रही है, बट ये ना एनटी क्या करता है, उसको पता है कि भाई सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दबा के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो बच्चा एनसीईआरटी छोड़ रहा है, मतलब पीछे की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन छोड़ रहा है, इंटेक्स क्वेश्चन या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन छोड़ रहा है ना, और जो समरी छोड़ रहा है वहीं से क्वेश्चन उठाओ फिर। जो बच्चा मतलब आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब पहली बात तो जितने भी बच्चे बैठते हैं एग्जाम के अंदर, 21 लाख बच्चे पिछले साल बैठे थे, तो 21 लाख में से 21 लाख नहीं सही से पढ़ रहे हैं, 21 लाख में से 10 लाख तो ऐसे ही है जो जिसने फॉर्म भरा है, मस्त मजे में फॉर्म भरा है, सिर्फ एक 10 लाख बच्चा होता है जो सही से पढ़ रहा है। अब उस 10 लाख बच्चे के अंदर भी बच्चों सारों का सिलेक्शन तो नहीं होगा, 10 लाख में से भी 8-9 लाख बच्चा ऐसा जो गलत तरीके से पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए वो भीड़ से अलग कर दिया जाता है। और जो 1% बच्चा होता है ना, जो 1% बच्चा होता है बच्चों, वही अच्छे से पढ़ता है, उसको ही पता है एनसीईआरटी की कितनी तय तक जाना है, उसको ये भी पता है कि कौन सी जगह से क्या पढ़ना है और क्या चीज नहीं छोड़नी है। तो वही बात है, समरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम, कुछ नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी में, मतलब चप्पा चप्पा मीन्स चप्पा चप्पा, वही छानना आपको, ठीक है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। देखो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या न्यूक्लियस होता है, ये बात क्या सही है। तो बच्चों सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास तो न्यूक्लियस नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ना। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल। क्या एनिमल सेल के पास में सेल वॉल होती है? गलत बात हो गई बेटा, सेल वॉल नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में बेटा सारे के पास में न्यूक्लियस कैसे हो सकता है? आपके जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड होता है, राइट, है ना। तो उसमें हम नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी ऐसा कि उस प्रिमिटिव न्यूक्लियस के साथ साथ में उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं। मतलब ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ना एक मेम्ब्रेन ना दो मेम्ब्रेन, कोई से भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, जीरो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे का एक स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। तो बिल्कुल सही बात है, डी नोवो का मतलब होता है बेटा जी सबसे पहली जो सेल आई थी दुनिया में सबसे पहले। ये जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है डी नोवो फॉर्मेशन क्या होता है। डी नोवो फॉर्मेशन होता है कि जो सेल सबसे पहली बार बनती है, पहली हम बोलते हैं ना कि जो नई सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। पर अगर कोई बंदा जाए रुडोल्फ विर्चो को बिठा के पूछे कि भाई ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आती है, फिर मतलब जो नई सेल आ रही है वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है, तो ये वाली सेल तो इस सेल से आ रही है, बट फिर ये वाली सेल कहाँ से आ रही है ना। तो इस सेल को बचाओ, कहीं ना कहीं तो एक ऐसी सेल होगी ना जो मतलब एकदम से ही ओरिजिनेट हुई है। कैसे तो ओरिजिन हुआ होगा, कैसे तो फॉर्मेशन हुआ होगा। तो वो फॉर्मेशन एबायोटिक मटेरियल से होता है। एबायोटिक मटेरियल में आपके बहुत सारे आयंस भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। तो उन सब चीजों से सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब जाके वो अगर मतलब एक सेल एकदम नई तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से बनती है ना, तो उस सेल से ही हम बता सकते हैं कि दूसरी जो नई सेल्स बनेंगी वो उसी सेल से बनेंगी। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ये हो जाता है कि नई सेल्स जो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ये अपन इसमें चैप्टर में सीखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मीजोसोम। अब आते हैं आपके, देखो 4 क्वेश्चन आपको दे दिए एबीसीडी वाले क्वेश्चन। अब आपको दिया जाता है बच्चों व्हाट इज अ मीजोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल।
एक प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम एक्चुअली क्या होता है, मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। देखो यार, सबसे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था ना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, लेट्स सपोज मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम बनाती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। ये देखिए, लेट्स वन सेकेंड, ये लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है, बेसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी मैं इसमें ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ नहीं बना रही हूँ, ये आपको एज्यूम करना है कि इसमें है। हम जस्ट एक चीज समझने जा रहे हैं, दैट इज आर मीजोसोम। तो मैंने एक बार सेल वॉल बनाई, इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, दैट इज ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये सेल वॉल बना दी। इस सेल वॉल के अंदर पता है क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ना फोल्डिंग शो करती है, ऐसे इनफोल्डिंग शो करती है। ये इनफोल्डिंग्स जो होती है ना बच्चों, यही क्या होती है, मीजोसोम होता है। क्या होता है, मीजोसोम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। मतलब जैसे हमारे अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया मेरी बॉडी में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरी बॉडी में कर क्या रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइट। सिंपल सी बात है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर जनरेट कर रहा है, एटीपी जनरेट कर रहा है। तो क्या हमारे बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बेशक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही। तो इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, फिर इनमें इनमें इनकी जो सेल होती है, इनमें पावर कौन जनरेट करता है ना। एकदम सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इनमें पावर कौन जनरेट करता है, इनमें एटीपी जनरेट कौन करता है। अगर हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहा है, तो इनमें एटीपी जनरेट कौन करता है, तो बच्चों इनमें एटीपी ना ये मीजोसोम जनरेट करता है। अब तुम सोचोगे कैसे कर सकता है, और मीजोसोम क्या क्या फंक्शन करता है। तो यार देखो, हमारा जो इसके अंदर आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि यार उसमें जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, जैसे ये जेनेटिक मटेरियल, तो ये जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वैसे खुला पड़ा रहता है। और जिस जगह पे पड़ा रहता है, इस जगह को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियोइड, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये न्यूक्लियोइड के पास में प्रेजेंट कौन है, मीजोसोम प्रेजेंट है। तो ध्यान देना, ये जो मीजोसोम होता है, ये फोल्डिंग होती है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती रहती है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहता है। तो जो भी सिक्रीट करेगा, तुम खुद सोच के देखो कहाँ से निकलेगा, एग्जिट द्वार तो पीछे की साइड है, और पीछे कौन है, यहाँ पर सेल वॉल है, ये वाली क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल कि अंदर ही मतलब सेल वॉल के ऊपर ही सब कुछ डिपॉजिट हो रहा है, जो भी मीजोसोम सिक्रीट कर रहा है। तो मीजोसोम्स अदर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इस तरीके से फोल्डिंग शो कर रहा है, और जो भी सिक्रीट कर रहा है पीछे की साइड फेंके जा रहा है। अब वो पीछे की साइड फेंके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल वॉल के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं मीजोसोम क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं इसके फंक्शन की तरफ बात करूं, तो मीजोसोम जो होता है, सबसे पहले तो मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप इसको अपने फॉर्म में लॉन्ग में भी लिख सकते हैं जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो मीजोसोम जो होता है, ये क्या होती है, इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स, छोटी नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर तुम बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जनरली बैक्टीरिया को ही कवर करते हैं अपन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स होते हैं। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करी गई है, तो फंक्शंस एक्चुअली क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो सिक्रीशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं ये। तो इनका एक फंक्शन हो गया सिक्रीशन। अब जिस सिक्रीशन करके कहाँ डाल रहे हैं, जो भी मटेरियल इन्होंने सिक्रीट किया है, वो सिक्रीट करके सारा मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल के ऊपर वो चीजें डिपॉजिट हो रही हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल वॉल के ऊपर चीजें जब डिपॉजिट होती है बच्चों, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल रहते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें इस न्यूक्लियोइड की, तो इस न्यूक्लियोइड से भी थोड़ा सा पास में होते हैं, न्यूक्लियोइड के भी पास में होते हैं ये मीजोसोम, न्यूक्लियोइड से अटैच्ड होते हैं। दैट मीन्स कि ये इस डीएनए को, अब देखो सिंपल सी बात है कि ये न्यूक्लियोइड के पास में है, न्यूक्लियोइड से अटैच्ड होते हैं। दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियोइड है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये अपनी कॉपीज बनाता है ना। जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनवाने में ये हेल्प करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी कॉपी भी बनवाएंगे। तो ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन रेप्लिकेटिंग डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ
जेनेटिक मटेरियल आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन है, जेनेटिक मटेरियल को फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। साथ में अगर सोच के देखो, एक सेल के अंदर तो दो जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेल में दो जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेंगे तो दूसरा जो कॉपी होकर बना है, ये जेनेटिक मटेरियल जाएगा कहाँ? दूसरे बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा, राइट। तो दूसरे सेल के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों अब दूसरा सेल बनेगा, दूसरा सेल तभी तो बनेगा ना, क्योंकि ये दो जेनेटिक मटेरियल है। दो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए अपनी कॉपी तभी बनाता है जब उसको दूसरी सेल में भेजना होता है, मतलब उसको सेल का डिवीजन करना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ना सेल के डिवीजन में भी अल्टीमेटली हेल्पफुल है, क्योंकि अगर ये रेप्लिकेशन करवाने में हेल्पफुल है जेनेटिक मटेरियल का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेप्लिकेशन हुआ है तो हमारा सेल का डिवीजन भी होगा, तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों आपको पता है कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है नहीं, तो यहाँ पर जो मीजोसोम होता है ना, आपको पता है जैसे हमारे यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी को जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम मीजोसोम करता है, यानी कि मीजोसोम भी एटीपी जनरेट करता है। जस्ट बिकॉज हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं बुला रहे हैं, लेकिन ये काम वही करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट्स में करता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो हम बोल सकते हैं एनालॉगस टू यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दो वर्ड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एनालॉगस, एक होता है होमोलॉगस, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एनालॉगस और होमोलॉगस का मतलब होता है, होमोलॉगस का मतलब होता है बेटा स्ट्रक्चर सेम हो और काम सेम ना हो, मतलब दिखने में सेम लगे लेकिन काम उनका अलग अलग हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनालॉगस हो रहा है। एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सामने से दिखने में सेम नहीं हो चलेगा, लेकिन काम सेम करना चाहिए। मतलब जो हमारे ये मीजोसोम होते हैं, मीजोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं, जबकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि किस तरीके की होती है ना, अपने बना के भी देखी हुई है, क्रिस्टाल्स होते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम दोनों की स्ट्रक्चर्स दो अलग अलग होती है, बट काम सेम ही होता है। काम सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, मतलब फंक्शन क्या है, सेम, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एनालॉगस होते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में से कौन सी स्ट्रक्चर जो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती है, तो यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मीजोसोम को। आगे चलते हैं बच्चों, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन polar molecules also move across it in same way, if not then how are these transported across the membrane। तो यार सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है, सिंपल सी बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर। तो अगर मैं यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना चाहूँ तो लिपिड की बाइलेयर बनाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने ये लेयर बनाई और ये लेयर बनाई, ये बाइलेयर की फॉर्म में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको पता है ऊपर होता है इसका हाइड्रोफिलिक हेड और नीचे होता है हाइड्रोफिलिक टेल, फिर हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, कुछ इस तरीके से आपकी जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे बनी हुई रहती है, सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। डबल मेम्ब्रेन होता है, ये लिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स है जो भी मैं बना रही हूँ। ऐसे बेटा यहाँ पर भी आपके पास में फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको पता है कि जो फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर से यानी लिपिड के अंदर से हर कोई तो नहीं जा सकता लिपिड के अंदर से, लिपिड को क्रॉस करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इस लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जो होता है बेटा उन्हीं के बस की बात होती है जो लिपिड में घुल सकते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम बात करें लिपिड में कौन घुल सकता है, लिपिड के इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कौन जा सकता है, वही जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो वो पार्टिकल जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, लिपिड सॉल्युबल का मतलब है नॉन पोलर होंगे, एंड साथ ही साथ में न्यूट्रल, न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल का मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नॉन पोलर बोल रहे हैं। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, अपने आप ही मूव कर जाते हैं इसके अंदर से।
तो वो तो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आराम से बिना एनर्जी खर्चा किए मूव कर जाते हैं। लेकिन मान लो यार जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब उनको कैसे हम अंदर कराएं, मतलब उनको भी तो जरूरी है ना अंदर सेल के जाना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहेंगी तो मेम्ब्रेन तो क्रॉस नहीं करने देगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की, तो वो लिपिड की खुद बनी हुई है, तो वो यही चाहेगी कि मेरे अंदर से वही पार्टिकल्स मूव करें जो मेरे अंदर घुल सकता है, मेरे अंदर सॉल्युबल है। बट अगर पोलर मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं है तो वो फिर तो कोई चांस ही नहीं है उस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का। इसीलिए बच्चों इनके पास में क्या होते हैं ना, कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ अलग से प्रोटीन बनाए जाते हैं, यानी कि इस लिपिड पूरी लेयर के अंदर ना कहीं कहीं पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े प्रोटीन भी होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स भी होते हैं। ये प्रोटीन जो होते हैं बेटा कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन यहाँ पर लिपिड की बाई मेम्ब्रेन के बीच में, जहाँ पे दो फॉस्फोलिपिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रोटीन होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल आया तो पोलर मॉलिक्यूल इनके थ्रू होते हुए ऐसे क्रॉस कर जाता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड को टच भी नहीं करेगा पोलर मॉलिक्यूल। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल आता है वो कहाँ से मूव करता है, इन कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन के जरिए। तो हम इसको बोल सकते हैं या तो ये कैरियर प्रोटीन होगी या फिर ये चैनल प्रोटीन होगी। इनके जरिए जो होता है ना बच्चों, ये मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होंगे, लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं वो तो नॉन पोलर के फॉर्म में चले जाते हैं, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के जरिए वो इस तरीके से चले जाते हैं। अभी कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के जरिए ना दो तरीके का ट्रांसपोर्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नंबर 1 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, एक फैसिलिटेड होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, डिफ्यूजन मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों के अंदर ही हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है या चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज पड़ी रहती है वो कम अमाउंट में है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। तो जब भी किसी चीज का मूवमेंट कम से ज्यादा की तरफ होता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जब मूवमेंट होगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर एटीपी का खर्चा होता है। लेकिन जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इसके नाम में ही डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रही है और जहां पर एटीपी का खर्चा नहीं होता। तो यहाँ पर जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करी जाती है, और इनके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फैसिलिटेड इसलिए बोला गया है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी का मतलब ये प्रोटीन्स वाली फैसिलिटी, मतलब भाई ये आते ही सोचते कि भाई हम कैसे जाएं, हम अब कैसे जाएं, हम कैसे क्रॉस करें इस मेम्ब्रेन को। तो क्रॉस करवाने के लिए इनको फैसिलिटी दी जाती है प्रोटीन्स की, तो इनकी प्रोटीन के थ्रू होते हुए ये इसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड जो सॉल्युबल होते हैं ना बच्चों, ये फैसिलिटेड नहीं होता। लिपिड सॉल्युबल को तो आपको पता ही कि सामने ये जो मेम्ब्रेन होती है इसी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और लिपिड सॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, और इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पर आपको कहीं पर भी एटीपी का खर्चा नहीं लगता है, आराम से चले जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा होता है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू सेल ऑर्गेनेल्स, स्टेट देयर फंक्शन एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बोथ। अब कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो खाली अपनी कॉपी खोलते हैं, डायग्राम्स देखते हैं, उनको लगता है कि हमें आता है बट आता कुछ नहीं है। यार देखो हमारे साथ है ना बहुत होता है, मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि मैम हम याद बहुत करते हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, है ना, जब हम कॉपी देखते हैं ना तो हमें पता है कि हमें सब कुछ आता है, एग्जाम के टाइम पर हमें चीजें याद क्यों नहीं आती हैं। यार उसी का एक सोल्यूशन होता है एक्टिव रिकॉल। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप पढ़ाई करके उस चैप्टर को तुमने याद कर लिया, अगर तुम याद करके उसको एकदम उस कॉपी को बंद करके आंख बंद करके तुम उसको नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग के सामने उसकी फ्रेम नहीं आ पा रही ना, तो तुम्हारा पढ़ाई करा हुआ, तुम्हारी जो तुम आवर्स लगा रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, सब बर्बाद हो जाती है। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन है ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे उतने, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज करके देखना एक बार एटलीस्ट बायो में, और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब कर सकते हो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं जितना स्मूथ बनते हैं उतना स्मूथ हो जाता है, और वो टाइम के साथ होता है, धीरे धीरे होता है। तो इनमें जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कोशिश करना कि आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो आपको समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या आप समझने के बाद में आप उसको बंद करके किताब को, क्या आप एग्जैक्टली वही चीज बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वही वे में बोल सकते हैं जिस वे में आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या आपकी बुक में या नोट्स में लिखा हुआ है? वो चीज ट्राई करके देखना।
ऐसे ही बेटा आपको बुक बंद करके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होती है। डायग्राम बनाने के लिए आएंगे क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट बिना डायग्राम पूछे बिना कंप्लीट नहीं होता बच्चों। तो लेबल डायग्राम पूछना बायोलॉजी का एक रूल है। तो आपको मतलब आपने बायोलॉजी ले ली है तो डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। टू सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। अब तुम देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, न्यूक्लियस ले लो और क्लोरोप्लास्ट ले लो। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट ये तीनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को लेकर चलती हूँ और उनके बताती हूँ कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया की, सबसे पहले मैं आपकी हेडिंग लगा देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो यार क्या बोल सकती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, देखो आपको पूरी गाथा नहीं लिख के आनी है, डिपेंड करता है कि आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको पूरा मतलब इलेबरेट करना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको नहीं पूछा गया ज्यादा तो ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। पावर हाउस ऑफ द सेल सीधे सीधा लिखो। अब लिखो कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एटीपी जनरेट करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हम बोल सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अगेन मैं एकदम प्रॉपर वे में नहीं लिख रही हूँ, आपको जिस वे में अपने एग्जाम में लिखना चाहिए उस वे में नहीं लिख रही हूँ मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर आपके पास में दो मेम्ब्रेन मिलती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना इसके अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इनफोल्डिंग्स को हम बोल देते हैं क्रिस्टीज। क्या बोल देते हैं, क्रिस्टीज, ठीक है। क्रिस्टा या क्रिस्टीज बोल देते हैं। इन क्रिस्टा या क्रिस्टी के ऊपर जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों, यहीं पर ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी एटीपी फॉर्म हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तब समझ में आएगा जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। साथ ही में इसके अंदर जो इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं वो ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जो भी एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ऑल एंजाइम required for oxidative respiration। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का मतलब पता है क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का मतलब है भाई ऑक्सीजन का यूज करते हुए रेस्पिरेशन हो रहा है। अब कई बच्चे होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को मिक्स कर देते हैं। या देखो सांस लेना और सांस छोड़ना इज अ ब्रीदिंग, पर रेस्पिरेशन होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर चलता है। सेल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज के साथ में फ्यूज होता है और फिर ये क्या करवाता है अपने पास में CO2 H2O और साथ साथ के अंदर आपकी एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी की जो प्रोसेस होती है, सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। अब ज्यादा मैं इसमें बोलूंगी नहीं। अब हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हम बनाते हैं इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूँ रफ डायग्राम। देखिए ये आपका है आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आपका होता है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं अपन, है ना। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये होता है बच्चों आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये क्रिस्टास प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ये है ये क्या है अपनी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो खाली नहीं होता, ये होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या हम बोल सकते हैं ल्यूमेन, ठीक है, यहाँ पे होता है। ये जो होती है इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके क्या है ये इनफोल्डिंग क्रिस्टा, क्रिस्टी या क्रिस्टा जो भी है। फिर इसके अंदर होता है बेटा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के साथ साथ में इसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। साथ ही में इनका खुद का अपना डीएनए इनके पास में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास में खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए। ये ओन डीएनए होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं ना, अपना प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी होता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, क्यों, क्योंकि इनके पास में होता है दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, अपना प्रोटीन खुद फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं डीएनए होने की वजह से।
अपना खुद का डीएनए होता है, साथ ही में बच्चों इनके पास में खुद के राइबोसोम भी होते हैं। अगर आपको पता हो तो इनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं 70s होते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल जो होती है ना उसके होमोलोगस होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70s राइबोसोम देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल है तो इस सेल ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। जनरली हर एक सेल ऑर्गेनल में राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म बाहर वाला होता है लिक्विड, इसमें राइबोसोम होते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम है। तो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर। जो 70s होता है वो भी 80s नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाना यूकेरियोट्स का फीचर होता है। यूकेरियोट्स में 80s राइबोसोम मिलता है, बट यहाँ का राइबोसोम 70s होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता सकते हैं। ऐसे बेटा हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को आप किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं। इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, बट हाँ इनकी इनर मेम्ब्रेन कोई क्रिस्टल विस्टल नहीं बनाती, इनकी इनर मेम्ब्रेन सिंपल होती है, प्लेन होती है। इनके अंदर क्या होता है ना, जैसे अब इनकी स्ट्रक्चर बनाई क्या है, अपना आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर होता है बच्चों इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन भी बना सकती हूँ मैं यहाँ पर कोई क्रिस्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, कोई क्रिस्टा यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, आपको पता है जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्के कॉइन्स होते हैं, उनका ढेर लगा देते हैं तो एकदम ढेर बन जाता है। वैसे हमने यहाँ पर इसका भी ढेर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बिल्कुल चपटी जैसे फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सबसे ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको थाइलिकॉइड बोल देते हैं। तो इन चपटी चीजों का ना ऐसे ढेर लगा हुआ होता है, एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजों का ढेर लगा हुआ होता है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम बोल देते हैं ग्रीना। क्या बोल देते हैं, ग्रीना बोल देते हैं, है ना। और ये जो एक स्ट्रक्चर ऊपर की दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्लैटन स्ट्रक्चर। इस फ्लैटन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, थाइलिकॉइड। इसको हम क्या बोल देते हैं, थाइलेकॉइड बोल देते हैं। थाइलेकॉइड के ऊपर ही आपकी लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है बेटा फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। फोटोसिंथेसिस कभी भी एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये ग्रेना हो जाता है, दोनों ग्रेना है आपस में, ठीक है। और ये दोनों ग्रेना जो होते हैं जिनके इसका इसका थाइलेकॉइड और इसका थाइलेकॉइड जो होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, तो लेट्स सपोज ये वाला थाइलेकॉइड जो होता है जो इस वाले थाइलेकॉइड से कनेक्टेड है, तो ये पता है कैसे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट होती है, ये क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट है, स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोल देते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा। इनके पास भी खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इनका खुद का एक डीएनए प्रेजेंट होगा, ओन डीएनए है इनका, है ना। और ये ओन डीएनए होने की वजह से ये भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। इनके पास में भी खुद के राइबोसोम होते हैं, वो भी 70s होते हैं, तो ये इनके पास भी राइबोसोम होते हैं। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप बातें लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक क्या होता है आपका, किचन ऑफ द सेल कहलाता है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही कलर मिल रहा होता है लीफ को, तो ये कलर भी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यार देखो प्रोकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सारी बातें जो भी आते हैं तुम्हें लिख दो। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, सबसे पहली बात तो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है ना वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको प्रोकैरियोट कह देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेल डेवलप्ड के आगे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी ना तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में बच्चों इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो राइबोसोम होता है, एक राइबोसोम होता है जो सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट है, बट राइबोसोम में कभी भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये इस
में भी होता है और यूकेरियोट्स में भी होता है, पर इनका राइबोसोम जो होता है वो 70s होता है और इनके 70s में 2 सब यूनिट्स होती है, स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। तो 2 सब यूनिट्स के अंदर अगर हम स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो वो 30s होता है और लार्ज यूनिट की बात करें तो 50s होता है। तो इस तरीके से बच्चों इनके राइबोसोम जो होते हैं वो आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसी के साथ में बच्चों हमने अब आपको बता दिया न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर होते नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको बता सकते हो। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो तो यूकेरियोट जैसा ही है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली अपन बैक्टीरियाज को रख रहे होते हैं, तो आप बैक्टीरियाज इसके सोल मेंबर्स आप बोल सकते हैं। मोनिरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं और बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वहाँ पर बैक्टीरिया जनरली मोनिरा किंगडम के सोल मेंबर्स होते हैं। तो आप इतना इतना थोड़ा बहुत बता सकते हैं, जितना भी आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में आता है आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कुछ यूनिक फीचर्स लिखना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि इसमें मीजोसोम होता है। मीजोसोम आपको पता ही क्या क्या काम करने में हेल्प करता है। साथ में इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया की सेल में हमने देखा था प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड हमारे पास में एक जीन को ट्रांसफर करवाने में एक सेल से दूसरे सेल में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारे काम होते हैं जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात आ गई। अब बात करते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसका मतलब क्या है? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, इसको आंसर को समझना। इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है। तब उस एक सेल के पास में वो लिविंग है, सिंपल सी बात है, वो ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग, तो वो मर तो नहीं सकता। उस एक सेल के अंदर ही अपने सारे प्रोसीजर्स करेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो अपने सारे प्रोसीजर्स करेगा, रेस्पिरेशन करना है, सारा काम अपना एक्सक्रीशन करना है, सब कुछ वो यहीं पर करेगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सारे के सारे फंक्शंस कहाँ परफॉर्म कर रहा है? अपनी एक सेल के अंदर। दैट मीन्स वी कैन से कि वन सेल इज इनफ टू सस्टेन योर लाइफ। मतलब आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है बहुत सारी सेल्स हो, एक सेल भी कर सकती है। लेकिन बच्चों अब आपको पता है कि इस एक सेल ने डाइजेशन भी किया, इस एक सेल ने रेस्पिरेशन भी किया, इसने ही एक्सक्रीशन किया, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज चल रही है वो सारी इस एक सेल में हो रही है। यानी कि सारा का सारा काम, सारा का सारा बर्डन, सारा का सारा लेबर इसके सिर पे आ गया, भाई तुझे ही करना है जो भी करना है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक नहीं बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब वो सेल्स जो होती हैं उनका क्लस्टर बन जाता है, इस तरीके से वो गुच्छा बना लेती हैं, फिर ग्रुप बना लेती हैं। तो हम बोलने लगते हैं कि वो टिश्यू है, और टिश्यू ही ऐसे ग्रुप बनाने लगता है बच्चों। ऐसे लेट्स सपोज कि एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू आया, ये दूसरा टिश्यू आ गया, तो ये पूरा ऑर्गन बन जाएगा। तो आपको पता है एक ऑर्गन अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो ऐसा दूसरा ऑर्गन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, ऐसा एक और ऑर्गन होगा जो आपका डाइजेशन कर रहा होगा, दूसरा तीसरा ऑर्गन होगा जो आपका एक्सक्रीशन कर रहा होगा, चौथा ऑर्गन होगा जो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। मतलब जो आपकी बॉडी में फीचर्स हैं, जो आपकी बॉडी में फंक्शंस चल रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस हमने अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर रखे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर हम इसे ही कहते हैं, कि हमारे काम को हमने डिवाइड कर दिया है सबके अंदर। पहले एक ही सेल के अंदर से सारे काम हो रहे थे, ये एक ही सेल थी बेचारी जो हर काम कर रही थी। अब हमारे पास में क्या हुआ, ये चीज ये वाली सेल ये वाला काम कर रही है, ये वाली सेल ये वाला काम कर रही है, तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बात करते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। अब देखो सिंपल सी बात है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों होती है? सेल ही तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि यार देखो बिना सेल के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ नहीं हो सकती। विदाउट सेल नो लाइफ विल बी देयर, विदाउट सेल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने कभी भी देखा हो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हम उसको लिविंग बोलते हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको देखते हुए हम उसको लिविंग बोलते हैं। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड में भी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी कि ग्रोथ फीचर होता है, जिसकी हमने बहुत सारे ऐसे फीचर्स को देखा कि कौन सा फीचर्स है जो इसका यूनिक फीचर है, फंडामेंटल फीचर्स है, कौन से ऐसे नॉर्मल फीचर्स हैं। तो वो सारे फीचर्स तो हमने डिस्कस किए ही थे, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल ही नहीं है तो बाकी के किसी भी फीचर को वहां पर कंपेयर करना कोई सेंस की बात नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास में सेल नहीं है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो रिप्रोडक्शन वाला फीचर तुम वहां पे काउंट ही कैसे करोगे? एक ऑर्गेनिज्म के पास में सेल नहीं है तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, डाइजेशन नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं। तो सबसे पहली शर्त होती है एक लाइफ का, लाइफ होने की शर्त जो होती है वो एक सेल का प्रेजेंट होना होता है। अगर एक सेल लिविंग है वहां पर, दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। नो मैटर कि कितनी सेल उस ऑर्गेनिज्म में, एक है, 10 है, 50 है, कुछ भी हो सकती है, बट लाइफ का मतलब है सेल का प्रेजेंट होना, सेल इंपॉर्टेंट है वहां पर होना।
तो जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट इसीलिए होती है बच्चों, क्योंकि वो सारे काम परफॉर्म कर रही है, सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो ये क्या करती है, हमारे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन? सारी सेल हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। साथ ही में हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखती है। स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम जो होता है वो भी सेल ही करती हैं, फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है सेल, इसीलिए हम बोलते हैं बेसिक यूनिट है। विदाउट सेल हम लाइफ को नहीं अज्यूम कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, स्टेट देयर फंक्शन। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? तो ध्यान देना, ये आपके पास में जो न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ये एक मेम्ब्रेन हो गई और ये आपके पास में दूसरी मेम्ब्रेन हो गई। ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है ना, ये हर जगह पे ऐसी एकदम कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है। ये पता है कैसी लेयर होती है? ये आप देखेंगे कि इस तरीके से टुकड़ों में ऐसे प्रेजेंट होती है। ये डबल मेम्ब्रेन है ना, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, फिर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरीके से आपके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। कई कई जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको हम बोल देते हैं पोर्स। क्या बोल देते हैं? पोर्स। अभी पोर्स का काम क्या होता है, ध्यान देना। ये आपके पास में सेल होती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर ही तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आपको पता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए का काम क्या होता है? आरएनए बनाएगा, है ना। और ये आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, साइटोप्लाज्म में जाकर डीएनए से आरएनए जो हो रहा है, ये वाली प्रोसेस जो हो रही है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है। बट आरएनए से प्रोटीन जो बनता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो हमें इस आरएनए को, जो न्यूक्लियस में बना हुआ आरएनए है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में। तो उनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते ऐसे, तो इनके लिए जगह जो होती है, पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर इनका एक्सचेंज, मतलब इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अंदर से जो बाहर है वो आरएनए जा रहा है, बाहर जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन भी तो अंदर आ रहा है। तो बोथ डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर होती है। साथ ही में अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, वैसे इस न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होती है ना बच्चों, एक और सेल ऑर्गेनली, हम नहीं बोल सकते कि वो सेल ऑर्गेनली है, क्योंकि न्यूक्लियस खुद एक सेल ऑर्गेनली है। काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको। यहाँ पर ना एक आपके पास एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो होता है, पता है वो क्या काम करती है? ये हमेशा और हमेशा आरएनए बनाएगी। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए बनाती है। तो आरएनए बनाने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा आरएनए बनाया जाता है। तो दिस इज दी फैक्ट्री ऑफ आरएनए, है ना। जैसे कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम होता है, वैसे न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो आरएनए बनाने की फैक्ट्री होती है। इससे आगे जाके आरएनए आगे जाके क्या बनाता है? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो बन रहा होता है ना वो दो ही चीजों से मिलकर बनता है, पता है आपको? ये पता है आपको? राइबोसोम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 इज आरएनए और नंबर 2 फैक्टर इज प्रोटीन। दो चीजें हमें चाहिए होंगी। वो प्रोटीन भी न्यूक्लियस बना के दे रहा है अंदर, है ना, मतलब साइटोप्लाज्म में बन रहा है, और आरएनए भी न्यूक्लियोलस जो है वो बना रहा है। तो ये सारी चीजों से राइबोसोम बनते होते हैं। तो ये फंक्शन होता है बेटा। तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ना, इनका फंक्शन यही है कि इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना, इधर से उधर, इधर से उधर, जो हियर एंड देयर हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तभी जाके हमारे पास में हो पाता है चीजों का ट्रांसफर, है ना। तो ये काम है आपका न्यूक्लियर पोर्स का, ये हो जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आगे का क्वेश्चन है, बोथ लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर येट दे डिफर इन द टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन। कमेंट। तो कमेंट करना है यार। आपको बताया गया कि लाइसोसोम और वैक्यूल जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, लेकिन और फिर भी वो अपने फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। यार देखो, लाइसोसोम और वैक्यूल्स जो होते हैं ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ईआर होती है, ईआर है ना, वो आगे जाके किससे कनेक्ट होती है? ईआर जो कनेक्ट होती है वो गोल्जी बॉडी से कनेक्ट होती है ना। क्योंकि ईआर में जो लिपिड और प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं वो गोल्जी बॉडी को दिए जाते हैं, ताकि गोल्जी बॉडी इनको पैक करके दे सके। ये पैकेजिंग कर तो देता है, लेकिन इसको बाहर कैसे निकालेगा? ये बाहर जो होता है ना बच्चों, वैक्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकालता है। तो कुछ जो वेसिकल्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, वैक्यूल्स बन जाते हैं, है ना, जिसमें कुछ कुछ कभी कभार एक्सक्रीटरी मटेरियल, सेल एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ती है, वो वैक्यूल्स में सिक्रीट होते हैं, वैक्यूल्स में रहते हैं।
है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वैक्यूल में कभी कभी रहता है। साथ साथ में वैक्यूल में बेटा कभी कभी हम बोल सकते हैं फूड वैक्यूल भी होती है। फूड वैक्यूल जो होती है ना, खाने को स्टोरेज करने का काम आती है, जो अमीबा वगैरह में आपको मिलने देखने को मिलती है। कभी कभी ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की तरह भी बिहेव करती है। अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाई जाती है। तो ये वैक्यूल होता है। और आपको तो पता ही कि 90% जो वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल घेरती है प्लांट सेल्स के अंदर, है ना, ये भी आपको पता है। तो ये वैक्यूल के बारे में बात हो गई। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है ना बच्चों, वो भी इसी से रिलीज किया हुआ एक बड़ी वेसिकल होती है गोल्जी बॉडी से। तो लाइसोसोम जो होता है इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, आपको पता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक पीएच यानी कि पीएच 4.5 से 5 तक के बीच में काम करते हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक पीएच मतलब 4.5 से 5, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये हर चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार जरूरत पड़ने पर ये सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि सेल इनकी फंक्शनल नहीं होती है। सेल अगर फंक्शनल नहीं है, सेल फंक्शन नहीं कर रही है अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेल में ही बर्स्ट हो जाते हैं, ये खुद फट जाएंगे तो इनके जो एंजाइम्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो हर चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो हर चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं ये, और इस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं कि अपनी खुद की सेल की ही अपनी खुद की सेल, जिस सेल के अंदर ये लाइसोसोम था उसी की हत्या कर ली इसने। तो सुसाइडल बैग हम इसलिए इसको बोल देते हैं कि सेल की सुरक्षा के लिए हो रहा है, क्योंकि सेल जो यूजफुल नहीं है, काम नहीं कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हट जाना ही बेहतर बेहतर होता है। तो ये होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर बोल दिया है, तो आप इसमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वैक्यूल क्या फंक्शन कर रहा है, लाइसोसोम क्या फंक्शन कर रहा है, राइट। आगे चलते, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स। अगेन आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर परफॉर्म मतलब को दिखाना है। तो देखो मैंने अभी भी बना के आपको दिखाया था, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है सबसे पहली बात। तो एक डबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है। तो इनके बीच में ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर दी पोर्स, हम बोल सकते हैं ये क्या है? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ये बाहर वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर वाली होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो होता है वो प्रेजेंट क्या होता है? एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगेन न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, प्लाज्म मींस लिक्विड। तो न्यूक्लियस में भरा हुआ जो प्लाज्म होता है, ये लिक्विड होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। दिस इज नॉट अ सेल ऑर्गेनली। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोलस भी एक सेल ऑर्गेनली है। न्यूक्लियोलस कभी भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता है। न्यूक्लियोलस जस्ट एक सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनली है। ये सेल ऑर्गेनल है ना, न्यूक्लियस खुद एक सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। सेल ऑर्गेनल कौन होते हैं? जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनली के अंदर एक प्रेजेंट होता है ये। तो ये ना एक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस, जो क्या करती हैं? आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं, राइबोसोमल आरएनए को बनाती हैं, उसकी फैक्ट्री होती है। आगे जाके फिर यहाँ से राइबोसोम्स बनने लगते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस होता है, और ये न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि ये कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो ये मेम्ब्रेन लेस होता है, जस्ट एक स्ट्रक्चर होती है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है। साथ ही में इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि आपका जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे धागे के रूप में प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं ना, ये धागे के रूप में ऐसे प्रेजेंट है, हमें कंडेंस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। जब सेल डिवीजन करती है तभी ये फाइबर्स, जैसे ये फाइबर प्रेजेंट है, तो ये डिवीजन करने के बाद में कुछ इस तरीके से ऐसे कंडेंस फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं क्रोमोसोम। अदरवाइज ये हमें कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखाई देते, तो धागे के रूप में दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर्स, जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो सकता है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यार ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ में बच्चों हम ये क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। सेंट्रोसोम क्या होता है? देखो हमने सेल डिवीजन किया था, तो एक सेल को जब हम डिवाइड करवाते हैं ना, तो यार आपको पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना उनकी भी कॉपीज बनती हैं, है ना। डीएनए की कॉपी बनती है, तो वो डीएनए और क्रोमोसोम की जो कॉपी बन रही है उनको दो अलग अलग पोल्स पे हम लेकर जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये एक क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम को जो है इसने अपने क्या कर रखा है, देखो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस डायग्राम को। जैसे कि आपके पास में ये सेल होती है, ये सेल है,
बहुत घटिया डायग्राम बना, सॉरी। ठीक है, इस सेल में ना दोनों पोल के ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा आपके पास में सेंट्रोसोम। यहाँ पर इस सेंट्रोसोम जो होता है ना वो ऐसे नहीं होता बेटा, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। ये दोनों सेंट्रियोल से 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, और हर एक सेंट्रियोल जो होता है वो कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि 9+0 वाला अरेंजमेंट जो होता है ना वो हर एक सेंट्रियोल का होता है। तो एक सेंट्रियोल का 9+0 वाला कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसा लगता है पहिया है कोई, है ना, व्हील बना रखा है, वैसी स्ट्रक्चर है। दूसरे सेंट्रियोल की भी वैसी ही होती है। ऐसे बेटा दो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम बोल देते हैं। ये सेंट्रोसोम जो होता है पता है क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर निकालेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे फाइबर्स बनाता है। ये फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं, और इन फाइबर से पता है आपको कौन अटैच रहता है, क्रोमोसोम अटैच रहते हैं ऐसे यहाँ पर। और ये फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो कभी भी सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है इसके दोनों तरफ यहाँ पर एक डिस्क लाइक शेक स्ट्रक्चर होती है, उसको काइनेटोकोर कहते हैं, उस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ये हमारे सेंट्रोसोम। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एक और हमारे पास ये प्रेजेंट होता है क्या, क्रोमोसोम, है ना। वैसे यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये आपको पता है कि सबसे पहले क्या बना रहा है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या फॉर्मेशन कर रहा है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होगा। ठीक है, ओनली इन एनिमल सेल हम बोल सकते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर बना रहा होता है, साथ साथ में जो एस्टर्स भी बनाता है। एस्टर्स क्या होते हैं, इससे छोटे छोटे फाइबर्स बाहर निकल रहे होते हैं, इनको एस्टर्स बोलते हैं। आप मेरी सेल डिवीजन वाली क्लास लगा के देखना, वहां पे पता चल जाएगा आपको किस तरीके से एस्टर बन रहे होते हैं सब कुछ, है ना। तो वहां पर मैंने बताया हुआ है। तो ये एस्टर फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं, एंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी कर रहे होते हैं, 9+0 का अरेंजमेंट भी होता है। साथ ही साथ में ये जो सेंट्रोसोम होते हैं बच्चों, जब सीलिया और फ्लेजिला होती है, आपने देखा होगा सीलिया और फ्लेजिला में से बेसल बॉडी होती है, हुक होता है ना, और लास्ट में जाके आपका फिलामेंट होता है। तो सीलिया और फ्लेजिला के ना जो बेसल बॉडी होती है, इस बेसल बॉडी का बेस भी कौन क्रिएट कर रहा होता है, सेंट्रोसोम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सेंट्रोसोम होता है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके की हो जाती है। वैसे ही हमने हमसे यहाँ पर सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर नहीं पूछी थी, अगर सेंट्रियोल की पूछी होती तो हम बच्चों को 9+0 वाला अरेंजमेंट बताते। हम बताते कि सेंट्रियोल जो होता है उसमें ऐसे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, 9 बार ऐसे रिपीट हो रहा होता है कुछ इस तरीके से। वो चीजें हम तब बताते जब हमसे पूछी जाती, लेकिन हमसे अभी पूछी नहीं गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ज्यादा गाथा नहीं गाएंगे। यहाँ पर जो हब प्रेजेंट होता है ना, तो 9+0 वाला कंडीशन वो आपका सेंट्रियोल में हो जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपका वहां पे हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द सेंट्रोमियर एंड हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। Support your answer with a diagram showing the position of the centromere on different type of chromosome. तो सबसे पहले सेंट्रोमियर क्या होता है, ध्यान देना। देखो मैंने आपको बताया कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, मतलब आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो आपके न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से धागे के रूप में पड़े हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू दिस कंडेंस स्ट्रक्चर। दिस कन्वर्जन जो हो रहा है, दिस इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तभी ये कन्वर्जन हो रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती तब ये थ्रेड्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है कि जब ये कंडेंसेशन हो गया है, यहाँ पे कंडेंस हो गया है, ये कंडेंस हो गए हैं। कंडेंसेशन के बाद में आपने देखा कि ये बीचों बीच जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्या होता है ये, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रेजेंट होता है बेटा, ये भी क्रोमोसोम की एक आर्म होती है, नीचे भी एक आर्म होती है, 2 आर्म्स प्रेजेंट होती है। समझ पा रहे हो। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये एक सेंट्रोमियर होता है, और इस एक सेंट्रोमियर से अभी तो मैंने आपको एक ही क्रोमेटिड अटैच करके दिखाया है, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड भी अटैच होते हैं। लेकिन आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि हम इसको खाली एक क्रोमेटिड बुलाएंगे और इसको पूरा क्रोमोसोम बुलाएंगे, नहीं, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। इट्स जस्ट कि यहाँ पर आपके डीएनए की एक कॉपी और बन जाती है जब अपन एस फेज से गुजरते हैं सेल साइकिल में। तो डीएनए की कॉपी बन जाने की वजह से एक और क्रोमेटिड फॉर्म हो जाता है। तो एक पूरा क्रोमोसोम होता है ये भी, और ये भी एक पूरा क्रोमोसोम है। बट फर्क यही है कि यहाँ पर एक सेंट्रोमियर से आपके 2 क्रोमेटिड्स अटैच है, और यहाँ पर एक सेंट्रोमियर से एक ही क्रोमेटिड अटैच है। ठीक है, तो ये 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। अब आपको पता है कि ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास में 4 तरीके के क्रोमोसोम्स आते हैं। सबसे पहला क्रोमोसोम होता है बच्चों, देखो, हाँ जी,
सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, मेटासेंट्रिक वो होते हैं कि जिनमें सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है, ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म की लेंथ बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम लेंथ यहाँ पर हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं मेटासेंट्रिक। उसके बाद में बच्चों हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो यहाँ होता है, छोटी होती है ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली काफी लंबी होती है ना। तो ये एकदम से छोटी भी नहीं होती, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इतनी लंबी नहीं होती जितनी नीचे वाली है। तो ऊपर वाली आर्म को हम पी आर्म बोल देते हैं, नीचे वाली को क्यू बोल देते हैं। क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ चुका है। तो ये बीच वाला सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर थोड़ा सेंटर से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट है और ये थोड़ा सा मिड सेंट्रिक है, मतलब मिड सेंट्रिक नहीं बोल सकते हम इसको, ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर से ऊपर है थोड़ा, है ना, आप इसको जैसे भी डिफाइन करना चाहो। सब मेटासेंट्रिक के बाद में हमारे पास में बच्चों क्या आ जाता है, एक एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वो वाले क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एकदम छोटू सा रहता है ये, और ये एकदम लंबा रह जाता है। तो ये वाली आर्म छोटी और ये वाली आर्म बड़ी हो जाती है। तो इसमें ना एकदम ऐसे एकदम टर्मिनल पे भी पोजीशन पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, और इसमें छोटी सी आर्म दिखाई दे रही है, बाकी पूरी लंबी आर्म प्रेजेंट होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। बच गया एक बेटा आपके पास में टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में पता है क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में ऐसा होता है कि हमारे पास में जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टर्मिनल पे है, ऐसे यहाँ पर टर्मिनल पे है, मतलब ये वाली जो आर्म पहले दिख रही थी अब वो आर्म दिखेगी भी नहीं, छोटी हो गई, एकदम छोटी हो गई, इसको टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। और ये टीलोसेंट्रिक ना ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलते हैं, मतलब इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं टीलोसेंट्रिक, बट हाँ टीलोसेंट्रिक ये वाली कंडीशन होती है जहां पर बिल्कुल इसी में मिलते हैं। तो ये आई शेप्ड हो जाते हैं, ये आपके पास में कौन से शेप हो जाते हैं, जे शेप हो जाते हैं, ये आपके पास है बच्चों एल शेप हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप शेप भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, वैसे आप मतलब चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल कहाँ पे होते हैं, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर है, कहाँ पे है, बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर होते हैं, सेंट्रोसोम यहाँ पर है टर्मिनल पे। तो इसके बेसिस पे, इसकी पोजीशन के बेस पे हमने हमारे क्रोमोसोम को ऐसे डिवाइड किया हुआ होता है 4 हिस्सों के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर के सारे मैंने नोट्स सॉरी सारे के सारे हमने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट एंड आपको काफी हेल्प हुई होगी, और जल्दी जल्दी से आपने रिवीजन भी कर लिया, जो जो आपको पढ़ाया गया था आपने खुद ने पढ़ा था, तो हमने ना रिवाइज कर लिया इन क्वेश्चंस के जरिए, और हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज कैसी लगी, क्योंकि हम यहाँ ये सीरीज जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा।